अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पे कशीदगी तो जारी है और इम्कान है कि शायद भारत एक और हमले के लिए पर तोड़ रहा है, मगर दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी कशीदगी कम नहीं हो रही। मंतकी तौर पर और अगर दानिशमंदाना तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजा थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी अपोजिशन की जमात है उसकी तरफ से भी गैर मशरूत तौर पे भरपूर अंदाज में रियासत पाकिस्तान और हुकूमत और फ़ौज का साथ देने का ऐलान किया गया था, जिसका ज़िक्र खुद फ़ौज के तर्जमान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी बारहा किया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के इस किरदार को वो सराहते हैं। इसके साथ ही अब खबरें गर्म थी कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों की मुलाकातें हुई हैं और एक सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी की तरफ से ये दावा किया गया कि फ़ौज के आला हुक्काम ने भारत के पाकिस्तान पर होने वाले हमले से पहले अडयाला जेल में कुछ एक गैर रस्मी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। आइए सुनते हैं नजम सेठी ने क्या कहा था। नजम सेठी की तरफ से जो लफ्ज़ ब्रीफिंग का इस्तेमाल किया गया, बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, वो इससे शायद इत्तफाक नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफिंग देगी, ये खबर ये किसने दी है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दी है, फिर ISPR देगा तो फिर बताना। फ़ौज के तर्जमान अगर ये कहेंगे तो फिर अलीमा खान को भी एतराज़ ना होगा और शायद वो मान भी लें। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर। हम इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, ये सियासी मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप समझती हैं कि ये एक अच्छा मौका है जिसके लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से भी हाथ बढ़ाना चाहिए और बात करनी चाहिए मामलात को तय करने के लिए? और क्या आपकी क्या इत्तलात हैं? मौसम बदल रहा है। देखिए, इस वक्त एक बहुत इस तरह का मौका आया जिसमें कि पाकिस्तान को एक बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया हमारा पूरी दुनिया के ऊपर। और आज तक जो भारत का झूठा बयानिया बड़ी जल्दी बिक जाता था वो नहीं बिका इस दफ़ा। और पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि कौम यूनाइटेड थी, तमाम सियासी पार्टीज़ यूनाइटेड थी, और पाकिस्तान की जो अफवाज थी, जो मुसल्लह अफवाज थी, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसको एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर हम लेते हैं, पाकिस्तान की जीत के तौर पर हम लेते हैं। और उसमें यकीनन इस यूनिटी का भी काम था, क्योंकि ये जब एक यूनाइटेड कौम एक ताकत बनती है अपनी मुसल्लह अफवाज की भी, और वो भी एक ज़्यादा बहादुरी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ उन्होंने जाके मुकाबला किया, तो बहुत पॉजिटिव ये एक चीज़ आई। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट है बिल्कुल इसको रहना चाहिए, कम अज़ कम जो जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल मामलात का ताल्लुक है, जहाँ तक अगर भारत के साथ मामलात का ताल्लुक है या पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है। यूनाइटेड फ्रंट को रहना चाहिए, ये इत्तेहाद रहना चाहिए, और इमरान खान को भी जेल में रहना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान को दुनिया के आगे अपना नैरेटिव पेश करने का ताल्लुक है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए वो एक उनके ऊपर एक जुडिशल केस चल रहा है, वो अगर उसमें से बरी हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर उनके ऊपर प्रूव हो जाता है तो वो फिर नहीं आएंगे, जिस तरह के तमाम कैदी। और ये उन्हीं का, जैसा कि नवाज शरीफ साहब, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब, जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी पे मुकदमे, उन्होंने यही कहा, इसी तरह इमरान खान साहब
इमरान खान ने यही कहा ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम कैदियों को यकसा एक मिलनी चाहिए कि अगर वो जुडिशल सिस्टम में को रिहाई मिलती है फिर उस पर नून लीग को तो एतराज बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। तो उनको अगर वो सब कह रहे हैं कि ये सब बातें गलत हैं, ये ब्रीफिंग नहीं हुई, तो इस ब्रीफिंग के हवाले से ये नून लीग का मफा है कि ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई या नून लीग के इल्म में नहीं है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो अब तक आर्मी की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से जो एक बयानिया रहा है, DGISPR का भी बयानिया बारहा रहा है कि वो किसी भी चीज़ के किसी भी मामलात के अंदर नहीं आएंगे। अगर इमरान खान ने बात करनी है जी बिल्कुल, जब वो ख़त किताबत की बात हुई थी, उनको ख़त आए थे और उन्होंने कहा था कि ख़त जो भी आएंगे मेरे पास मैं उनको वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, क्योंकि ये उनके और सियासी लीडरान के बयानिए पे कायम रहेंगे। नहीं, हमें यकीन है कि वो अपने बयानिए पे कायम रहेंगे, बिकॉज वो एक बड़ी उनका ये बड़ा एक मौक़िफ़ रहा है कि जो सियासी लीडरान हैं उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में मौसमियाती तब्दीली हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जैसे अभी बात हुई थी कि हम लोग एक कौम, मेरे ख्याल में देखिए कौम जब हम कौम की बात करते हैं, कौम तब बनती है जब आप उसमें से पंजाब कार्ड, सिंध कार्ड, बलूचिस्तान कार्ड वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तब कौम बनती है। जब आप उसको बंटवारों में डाल देते तो फिर कौम नहीं बनती। अच्छा, अब अगर हम आगे जाके देखें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसकी वजह मेनली ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है। प्रोसिक्यूशन में मिसाल इसलिए देता हूँ, परसिक्यूशन हो रही है, मैं फॉर एग्जांपल इमरान खान सिर्फ 2 केसेस की वजह से इस वक्त जेल में है। एक जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है और दूसरा जो 9 मई के केस। डॉक्टर साहब, इस वक्त बात हम कर रहे हैं कि क्या इमरान खान की कोई राब्ते हुए हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे पीटीआई ने इतना बड़ा एक स्टैंड लिया है, तमाम इख्तिलाफात को पीटीआई तो आप क्या तवक्को कर? पीटीआई ने अगर स्टैंड लिया है, पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ था कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। अगर पीटीआई ने स्टैंड लिया है, चाहे उनको ब्रीफिंग मिली या नहीं मिली, पीटीआई ने स्टैंड लिया, पीटीआई ने किसी पे एहसान नहीं किया, पीटीआई ने अपना फ़र्ज अदा किया। क्योंकि जब बात आ जाती है मुल्क की तो पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जब बात आ जाती है हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं खड़ी है। क्योंकि हमारे खान साहब और पीटीआई जो है वो अपने कारकुनों और अपनी रिहाई के हवाले से तैयार नहीं हैं या उनका क्या? तो आपने जो अभी वो क्या उसमें जो मैंने सुना है उसी के बोस ने, उसमें उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि जैसे वो आपने कार्ड दिया था कि आपकी रिहाई के लिए, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि नहीं मेरी रिहाई के लिए नहीं, मैं अपनी रिहाई थ्रू कोर्ट्स मींस मेरिट में लेकर जाऊंगा। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये कि ये सारे केसेस जो है ना ये एक्चुअली गलत हैं। आप जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, अगर आप उसकी मेरिट्स पे चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा नहीं फैसला करना है ना। एग्जैक्टली, नवाज शरीफ को अदालत ने छोड़ा। देखिए 2 मुख्तलिफ चीजें। हाँ, देखिए एंड में अदालत ही छोड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। एंड में अदालत नहीं, एंड में देखिए इस तरह ये है कि आपको ये सारी चीजें थ्रू अदालत ही करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन सारी एंड में अदालत ही छोड़ती है। इस वजह से इस वजह से कि जब आपने देखिए, मैं एज हुकूमत किसी को जेल में नहीं रख सकता, ठीक है। अगर उसके ऊपर कन्विक्शन होगी तो वो अदालत कन्विक्शन करेगी, सही करेगी गलत करेगी वो अदालत करेगी। ये जो इस वक्त की अदालत है जिसको आप ये कह सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव जजेस हैं, ठीक है। एक तो वो थे ना जो पीसीओ वाले जजेस थे और एक ये हैं जो एग्जीक्यूटिव जजेस। वैसे आपके ख्याल में बैक चैनल मुज़ाकरात की जो खबरें चल रही हैं इनमें कोई सदाकत हो सकती है? वैसे तो आपके बैरिस्टर गौहर अली खान ने तरदीद की है। मेरे लिहाज से आई डोंट नो, जैसे उन्होंने कहा है, मैं नजम सेठी की बात को आगे करता और उनकी बातों को थोड़ा डायसेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी खबर आई थी, फिर मैंने जरा तफ्तीश की। दैट मीन उन्होंने आगे जाके किसी से, देखिए आप लोगों के बड़े तहकीक नहीं की, तफ्तीश की, व्हाटएवर इट इज ना, आप उसको सिमेंटिक्स कह दे, लेकिन देखिए आप लोगों के, मैं आपको एक बात बता दूं तो ये आपको पता चलता है हुमायूं के साथ है। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके कहोगे यार हुमायूं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या मेरे साथ वाले किसी बंदे यार हुमायूं ने किया था, तो वो बता देगा आपको, या छुप के या मैं खुद कर दूंगा है ऐसे हुआ था। तो आप लोगों का एक्सेस होता है एज अपोज टू मी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद इनको भी पता ना हो,
कि भाई ये हुआ है, उन लोगों ने कर दिया, इनको पता ना हो। और उनके अल्फाज ये थे कि उनको इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी जैसे प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर दी गई थी तो अच्छी बात थी, क्योंकि इमरान खान को ब्रीफिंग जरूरी थी एज अ पॉलिटिकल लीडर जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है उनके ऊपर उनकी गिरफ्त सबसे ज्यादा है। चलिए, इरफान सदीकी साहब है, नून लीग के सेनेटर है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी हुकूमती या अस्करी अहदेदार से इमरान खान की अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई, मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुजर चुके, ये सब सियासी शोशे हैं। तो वो जो PTI का भी एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम करेंगे। तो आपके ख्याल में ये नून लीग को कोई परेशानी है PTI के? देखिए, मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, देखिए हर एक एंकर का या हर एक सहाफ़ी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव होता है, वन वे और अनदर वे, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी। जहाँ तक मुझे मालूम है, नजम सेठी अगर किसी पार्टी के साथ इन लाइन जाते हैं तो वो PMLN के साथ है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे इनको ही इनकी दौर में वो भी चेयरमैन भी बने थे, इनके पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर उनको ये है, और अगर फर्ज करें इरफान सदीकी साहब को कोई प्रॉब्लम है, वो समझते हैं, तो वो उनको आपस में बिठा दे, वो एक दूसरे को बता दे कि कौन सा चुका। मैं तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, अब बाज लोग हैं, मैं आपकी चीजें सुनता हूँ, क्योंकि although sometimes I know that you are not pro PTI, लेकिन मुझे पता है कि आपकी बातों को मैं समझता हूँ कि यार आप जरा जेन्युइन बात कर लेते हो, चाहे मुझे कड़वी क्यों ना लगे। मैं बाज़ दफा इस बात को आपके सामने भी कहा। अब तो आप मानते हैं? नहीं, मैं पहले भी मानता था, जिस जमाने में जब कोर्ट में हम थे और आप बाज़ लोग आपसे खफा थे, मैं तब भी मैं आपसे बात कर लेता था। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर शिजा, आपके ख्याल में इरफान सदीकी साहब सच बोल रहे हैं या नजम सेठी साहब? देखिए, पहली तो बात है, आई डोंट थिंक कि किसी सहाफ़ी के बारे में ये मुनासिब बात है कि उनका कोई टिल्ट होता है। जब वो सहाफ़त कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, तज्ज़ियों में तो हो जाता है जनरल, हाँ जी, तज्ज़ियों में। और वो अगर उन्होंने कोई इस तरह की कोई खबर लाई है तो आई डोंट थिंक कि हम उसको सही या गलत भी कह सकते। अच्छा, आप ये नहीं कह सकती कि नजम सेठी सही है या गलत? तो इसका मतलब है इरफान सदीकी साहब के बारे में भी आप ये नहीं कह सकती? इरफान सदीकी के बारे में मैं कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि ये लोग खुद कहते हैं कि हमने तज्ज़िये नहीं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमने डील नहीं लेनी, हमने ये सब कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ से ये बार एक बयानिया रहा है, कहते रहते हैं ना, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इरफान सदीकी साहब पूरा यकीन कर रही है, तो फिर इसके अंदर नजम सेठी साहब गलत है। उनको खबर ये गलत भी कई दफा मिल जाती है ना, कई जरूरी नहीं होता कि हर खबर जो मिले वो सही। सेठी साहब का जो खबर नहीं सही मिली वो गलत हो सकती है। इरफान सदीकी साहब झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि अगर बहुत से मामलात पे नून लीग वालों को पता ही नहीं होता, जब एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं वो सारे नून लीग को पता है। देखिए, ये जो अभी वक्त गुजरा है ना, इसमें हम बहुत ज्यादा एक 24 घंटे का आपस में रब्ता था प्राइम मिनिस्टर साहब का, बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि बहुत एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक बहुत ज्यादा हर चीज प्लानिंग के साथ हुई, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें समरात भी नजर आए। तो उस चीज के उस दौरान में ये बात कोई समझ नहीं आती कि जाके इमरान खान को कोई ब्रीफिंग देगा। नहीं, लेकिन अपोजिशन अवाम साहब के साथ, अवाम जो इमरान खान है उनके साथ अवाम की बड़ी तादाद है। और फिर आप मानती हैं, आपकी हुकूमत ने माना, DGSPR ने माना कि सोशल मीडिया की जो एक फौज थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बड़ी तादाद PTI के यंग लोगों की भी थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है इस बात को। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि कोई राब्ते नहीं है इमरान खान? तो इमरान खान के साथ ये ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने फिर अपनी सोशल मीडिया टीम को कहा कि अब जो है वो इस तरफ हो जाओ। तो यही ना कि उसके बाद ही डिसीजन हुआ। कहाँ पे उन्होंने कैसे बताया, कैसे सोशल मीडिया टीम को उन्होंने ये पैगाम भेजा? डॉक्टर साहब, क्विकली आपके नजर में इरफान सदीकी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं या नजम सेठी साहब? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कौन दुरुस्त फरमाना है। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अगर लेट्स पुट लाइक जैसे आपने कहा है इरफान सदीकी साहब, नहीं मैं उसी देखिए ना, मैं वही कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अल्फाज का चुनाव सही करने जा रहा हूँ। कौन सही बोल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा था कि हो सकता है नहीं, मेरे ख्याल में इरफान सदीकी साहब वाज नॉट अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड। और नजम सेठी को पता चल गया, नॉट दैट ही वाज, लेकिन उसको बताने वाले कोई ऐसे थे जो शायद इनको नहीं करते
करते थे नहीं मैं मान गया हूँ, उनको पता ही नहीं था क्या। लेकिन ये बात सही करती है कि देखिए ये सारा जो काम हुआ है, ये लोग 24 घंटे इकट्ठे थे। उसकी वजह ये थी कि उस्मा बुखारी साहब ने बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंडर ही तो ये सारा ऑपरेशन हुआ है। अगर वो ये डिजाइन, अगर वो डिजाइन ही ना बनाते, अगर डिजाइन ही ना बताते तो आप कैसे वो राफेल गिराते? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चलता गिराते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद कर दी। तो इसका मतलब है या उस्मा साहब झूठ बोल रही है या मियां शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। अब उसकी ये तस्दीक ये बता सकती है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन मतलब इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ना, इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ना। देखे ना, या मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, देखें उसको छोड़ दें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी ये कहा है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं, हमें नहीं मालूम होगा, हमें मालूम नहीं होगा। आप कह रहे हैं नजम सेठी को मालूम होगा। देखिए ये अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये बात DGIS APR के उससे आ जाती है तो फिर हम मान लें कि ये हुआ है। जब तक वो कहेंगे नहीं, हम किसी की बात नहीं मानते। उनके भाई ने उनको क्यों नहीं बता दिया कि हुई क्या नहीं हुई? चले डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के बानी PTI से राब्ते हैं भी तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं? नहीं, किस चीज के ऊपर राब्ते होंगे ये देखने की बात है ना। अगर तो वो कोई डील लेना चाह रहे हैं इमरान खान साहब और डील के हिसाब से वो राब्ते चाह रहे हैं, जो कि शुरू से वो चाहते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमने बात एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है क्योंकि ताकत उधर। क्या एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहे तो वो डील कर सकती है? अगर चाहे तो नहीं, देखिए वो क्यों चाहेगी? नहीं, अगर चाहे तो क्या वो इख्तियार है? मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं, जो उनके ऊपर एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाजत के बगैर क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से मिल सकती है? नहीं, कोई ना मिलना चाहेगा। देखिए ना, मिल सकती की बात आप छोड़े ना, आप ये बात करें कि अच्छा, हुआ चले छोड़ देते हुआ ये कि उनके ऊपर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। अगर उनका वो मुकदमात में से बरी हो जाएंगे तो वो बरी हो जाएंगे। चले, आपकी दलील अच्छी है, होपफुली एस्टैब्लिशमेंट इसको कंसीडर करेगा। डॉक्टर साहब मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर शिजा आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम जाएंगे सफारती महाज पे, और वहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान की एक साबिक सफ़ीर जनाब नगमाना आलमगीर हाशमी, और उनसे हम मालूम करेंगे वो चीन में पाकिस्तान की ये सफ़ीर रही हैं, और हम जानेंगे कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो अब कहाँ पे जा रहा है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर नगमाना आलमगीर हाशमी ने। नगमाना 37 साल तक दफ्तर ख़ारजा में खिदमात अंजाम देती रही हैं। चीन में तकरीबन 7 साल बतौर डिप्टी हेड ऑफ मिशन के बाद 1 साल तक वो चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन और आयरलैंड में भी बतौर सफ़ीर उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। नगमाना बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं, पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जो दिफाई ताउन है उसके क्या नए पहलू सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात की बात है तो देखिए वो हमेशा से एक बहुत ही मिसाली बायलैटरल रिलेशनशिप है जिसकी आपको दुनिया में और कहीं मिसाल नहीं मिलती। और ये रिलेशनशिप सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, ये पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हर शोबा आए जिंदगी में ये ताल्लुकात बहुत ही अहमियत से हामिल है। इंडिया पाकिस्तान की जो ये मुख्तसर जंग हुई है अब, इसमें तो ये बात बहुत खुल के सामने आ गई है कि जो लोग ये समझते थे, और पिछले दिनों आप तो सहाफ़ी हैं, आपको मालूम है कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वेस्ट की तरफ से, और कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी चीन और पाकिस्तान के बीच में शायद कुछ दूरियां आ गई हैं, या शायद चीन पाकिस्तान से डिसअपॉइंटेड है वगैरह वगैरह। तो आपने देखा कि ये लोग इस पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की जो अहमियत और मजबूती है उसको बहुत अच्छी तरह समझते नहीं हैं, और ये एक बहुत इस वॉर के थ्रू ये बहुत रोज़े रोशन की तरह बात आया हो गई है कि चीन हमेशा से हमारा दोस्त था,
है और हमेशा हमारा बहुत दोस्त रहेगा। बेशक। एम्बेसडर साहबा, ये बताएं कि जो चाइना और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात हैं उसमें भी कुछ मामलात जो हैं कशीदा हो रहे हैं, और चीन इस हवाले से क्या सफारती महाज पे सरगर्म है या वहाँ पे भी कशीदगी मौजूद है? देखिए, जहाँ तक इंडिया और चीन के बॉर्डर इश्यूज का ताल्लुक है तो वो कभी भी ठंडे तो नहीं हुए थे। 62 में तो बाकायदा वॉर हुई, फिर आपने अभी देखा 2019 में डोलकम में जिस तरह उन्होंने इंडिया थॉट कि जी अब हम बड़े मजबूत हो गए हैं या इतने बड़े हो गए हैं कि हम चीन पे भी चढ़ाई कर देंगे, तो आपने देखा कि उसका क्या नतीजा निकला। और पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए हैं उनके बॉर्डर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, कभी रुक जाते हैं कभी चल जाते हैं, लेकिन मसला हल होने से अभी बहुत ज्यादा दूर है। अच्छा, खास तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी है, और चीन और भारत के दरमियान भी तो पानी के हवाले से इस तरह के कुछ कशीदगी या तनाज़ात तो हैं, तो वहाँ पे चीन और भारत कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इस में आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन और भारत में भी ये तनाज़े हैं, और उसमें अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी आता है, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो तो तिब्बत से निकल के और इंडिया चीन के बॉर्डर के साथ साथ काफी लंबा गुजर के फिर इंडिया में दाखिल होता है। तो ये बात की तरफ इस कॉन्फ्लिक्ट में भी इशारा किया गया, और बहुत जगहों पे ये बात हुई है कि अगर भारत जो है सिंध तास मुआहदा वो हेल्ड इन अबेयंस करेगा, अव्वल तो कर नहीं सकता, वो लीगली और पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ये ना भूले कि फिर उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से गुजर रहा है, जिससे ऑलरेडी चीन वो कहता है कि जी ये मेरा हिस्सा है, तो उस पे भी फिर उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं बल्कि म्यांमार के साथ जो उसका बॉर्डर है और भूटान के साथ, वहाँ भी इंडिया को चीन के साथ काफी ज्यादा मसाइल। अच्छा, एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पर हाल ही में जो है भारत ने शाहीन मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का एक इल्ज़ाम लगाया है जो न्यूक्लियर कैपेबल होता है, तो इस प्रोपेगेंडा का क्या मकसद हो सकता है? वो क्या अमेरिका, यूरोप या इसराइल को कोई खदशात का शिकार करना चाहता है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से? देखिए जी, इंडिया का हमेशा से मिस इंफॉर्मेशन का और झूठ का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और इस दफ़ा तो उन्होंने अपने झूठ के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, और कोई चिड़िया भी कहीं से उड़ के दूसरे के मुल्क में जाती है तो इतने सैटेलाइट्स हैं कि उनको पता चल जाता है। तो इसकी इस फजूल बात के ऊपर एक सेंसेशनल जरूर हो सकता है कि देखो जी पाकिस्तान तो जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के थ्रेशोल्ड पे है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई इसको सीरियसली लेगा तो कोई सीरियसली ठीक है। दफ्तर खारजा ने भी इसकी तरदीद की है और इस बात की निशानदेही की है कि जो वीडियो भारतीय सरकारी ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी वो फिर डिलीट भी कर दी गई और उसकी फिर कोई वजाहत भी अभी तक जारी नहीं की। इस जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें बहुत सारे फ्रंट के ऊपर इंडिया टोटली एक्सपोज हो गया है, जिसमें ऑफ कोर्स मीडिया का फ्रंट भी है। और फिर ये मालूमात भी फिर जाहिर बात है भारत को देनी पड़ती कि अगर ऐसा शाहीन मिसाइल लॉन्ग रेंज फायर हुआ भी है तो और कहा गया कि इंटरसेप्ट किया गया तो कितने फासले पे इंटरसेप्ट किया गया, उसका हदफ क्या था, ये सारे शवायद तो फिर भी हस्बे मामूल भारत के पास ना होते। जैसे मैंने अर्ज की कि एक चिड़िया भी उड़ती है तो सैटेलाइट में कहीं ना कहीं आ जाती है। उन्होंने पैसे पहले कौन से शवाहिद दिए हैं? अच्छा, आखिर में ये बताएं कि किधर है शवाहिद? जी, बतौर एम्बेसडर अब अमेरिकी सदर की तरफ से गल्फ के दौरे के बाद ये कहा गया है कि गजा पर जो है अमेरिका वहाँ पे कुछ स्पेशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना चाहता है, उसको अपने कंट्रोल में वो लेगा इस मकसद के लिए। तो आप इस अमेरिकी ऐलान और फिर इसराइल की तरफ से कहा गया कि हम गजा का कंट्रोल हासिल करने लगे, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को?
देखिए ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है गजा की तो, और उसमें बतौर मुसलमान अपने आप पे भी तर्स भी आता है और गुस्सा भी आता है कि हम किसी ने भी मुसलमान कंट्रीज में आप देखें जिस तरह से भरपूर उनकी इमदाद करनी चाहिए थी वो नहीं की है। हैविंग सेड दैट, ये अगर अमेरिका करेगा अव्वल तो इस पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने देखा अभी अमेरिका के सदर जब गए थे सऊदी अरेबिया तो उन्होंने अपनी तकरीर में खुलेआम कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर ले और इसराइल को तस्लीम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, तो उसका साफ इनकार कर दिया है सऊदी अरेबिया ने। तो ये इतना आसान नहीं है, अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल अकॉर्ड एंड बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नगबाना आलमगीर हाशमी। एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी महाज पर कौन सी कानूनी जंग चल रही है और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से। बड़ा एतराज़ उठा दिया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की तरफ से उस आइनी बेंच पर जो मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। साकिब, क्या एतराज़ात हैं बड़े? एक तो वाज़े तौर पर कहा है कि 13 जजों का बेंच था, 11 जजेस रह गए हैं। तो सवाल तो यह है कि 2 जजेस तो ख़ुद ही अपना माइंड दे चुके हैं और इन नज़रसानी दरख्वास्तों को जो इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल पार्टी की तरफ से दायर की गई है इस काबिल भी नहीं समझा गया कि इसके ऊपर नोटिस जारी करते। तो जैसा आयशा और जैसा अकील अब्बासी ने तो उनको रद्द कर दिया है। अब ये दोनों जजेस वापस उस बेंच पे क्यों होने चाहिए? एडवोकेट फैसल सिद्दीकी का क्या मौक़िफ़ है? एक तो जो जजेस हैं उन्होंने भी राय दी है कि उनका जो डाइसेंट है वो जो नोट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब जो बेंच है वो उन्होंने कहा कि हम फाइनल जो जजमेंट आएगी तब इंक्लूड करेंगे। अब जस्टिस फैसल सिद्दीकी हैं वो कह रहे हैं कि 13 जजेस के बेंच ने ये केस सुना था, फुल कोर्ट थी उस वक्त, तो अब भी 13 ही होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के जरिए आप 2 जज और ले लें। तो फिर एक और सवाल आया कि वो जो 2 डाइसेंट करके हैं वो कहाँ पे जाएंगे। लेकिन इसमें जो बज़ाहिर लगता है कि बेंच का मूड जो है वो जल्दी लग रहा है। बेंच जो एतराज़ात हैं बेंच की तश्कील के हवाले से, इनके हवाले से वो कह रहे थे क्या आप जो है करे लगे। अच्छा, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब का जस्चर बड़े अजीब थे, वो कहते आगे चलें, कितना टाइम लेंगे बल्कि उन्होंने एक और बात कर दी कि वो अब जो है वो 26वीं तरमीम आ चुकी है, अब तो 13 के खिलाफ जो 8-9 जज भी बैठ के। अच्छा नहीं, इसमें उन्होंने ये कहा बेसिकली मोहम्मद अली मजहर साहब ने, उन्होंने कहा कि अब तो आइनी बेंच जब आ गया है तो आइनी बेंच तो उसमें तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आइनी बेंच है और आइनी मामलात को सुन सकता है। तो इस पे एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा आपकी इस तशरीह के मुताबिक तो फुल कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर भी आइनी बेंच के 3 जजेस जो है उसको उड़ा सकते हैं। मतलब ये भी बड़ी एक मज़े का खेज सूरत हाल, मज़े का खेज यही सूरत हाल है ना कि अगर 13 जजेस का फैसला है तो इट मीन के 3 जज बैठे और उड़ा दें उसको और 3 जज बैठ के उसका फैसला कर लें। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है अब, क्योंकि हुकूमत की भी नज़र है इस पर और आईनी बेंच की भी नज़र है, मुझे लगता है बेशक यही है। अच्छा, एक और नई चीज़ जो सामने आई है जो पहली बार मेरे ख्याल में सही मानों में डिस्कस हुई है, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि अभी तक तो आईनी बेंच ने अपने कवायद भी नहीं बनाए और ये 26वीं आईनी तरमीम में है कि आईनी बेंच ने अपने कवायद बनाने, और जब तक वो नहीं बनाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा कवायद हैं उनके मुताबिक तो वही जजेस होने चाहिए, ख़ासतौर पे ऑथर जज, और उतने ही तादाद में होने चाहिए। तो ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि अभी तक कवायद ही नहीं बनाए। असल में तो कोई मेरे ख्याल में जो कवायद की वो बात कर रहे थे कि जब तक कवायद नहीं बनते आप जो है वो पहले से जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं उन पर अमल करें। वैसे बनता तो यही है कि वो वही बेंच आके सुनता, बैठता, देखता। अब जो है वो मेरिट पर या नजरसानी में वो जजेस सुनेंगे जिन्होंने पहले केस कहीं ऐसा नहीं, जैसे मंसूर अली शाह ने खुद ही इनकार कर दिया उस बेंच पे बैठने से। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई खबर कुछ, हालांकि उन्हें शामिल किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने तो फैसला लिखा है। बिल्कुल उन्होंने फैसला लिखा है
के मुताबिक जो फैसला लिखने वाला जज है वो नजरसानी में जरूर बैठता है। जी जी, नजरसानी अब देखे ना, अब सिंपल सा फार्मूला, 13 जज थे, 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, नजरसानी तो 8 जजेस की हो रही है ना, 8 जजेस के फैसले की। ठीक है, तो उसको डिफेंड करने के लिए वो जज कहाँ हैं? वो तो है ही नहीं, वो 5 जज तो उनमें से है ही नहीं। तो जो नए आए हैं उन्होंने तो वो तो फैसला उन्होंने दिया ही नहीं था, तो उन्होंने क्या उसको डिफेंड करना? जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक के जब इलेक्शन कमीशन के वकील और नून लीग के वकील बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आप जो जो पॉइंट उठा रहे हैं हर पॉइंट का जवाब उस डिटेल जजमेंट में मौजूद है। अब जस्टिस आयशा मलिक ने तो जजमेंट लिखी है, वो जवाब दे सकती हैं, लेकिन जो 5 नए जज आए हैं उन्होंने जजमेंट लिखी नहीं, इसलिए आप देख रहे हैं 7 समातें हो चुकी हैं, वो जज खामोश हैं। नहीं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी तो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था ना, तो वो भी वो खैर उस हवाले से खामोश हैं और इस हवाले से कुछ न कुछ नहीं, उन्होंने ये भी उस लिहाज से सवाल नहीं उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया। अच्छा, क्विकली एक और बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया है और मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा बड़ा एक केस हो जाता है, कत्ल है, बड़ा बेईमाना कत्ल है। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक खातून नूर मुकद्दम, उनका कत्ल किया गया, बेईमाना तरीक़ा से कत्ल किया गया और आज उसकी अपील भी लगी हुई है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो मुल्ज़म ज़ाहिर जाकिर की तरफ से पेश हो रहे हैं और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी नुमाइंदगी एडवोकेट शाह खबर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस केस में जो सज़ाए मौत हाई कोर्ट में दी गई है ज़ाहिर जाकिर को, वो बरकरार रहेगी और क्या मामला? अभी वैसे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, जो जिस तरह बड़ी डिटेल के साथ सुन रहा है बेंच, लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर का फोकस है वो ये है कि वो मेंटल इलनेस का शिकार था, मतलब 2013 से उन्होंने कहा कि उसकी हिस्ट्री है, अभी भी है, और वो तो उनको मुकम्मल वो कहते हैं ना तो किसी किस्म का सबूत मर्डर का, रेप का या अबडक्शन का कोई सबूत मौजूद नहीं है, एक सीसीटीवी है, उनका केस तो यहाँ तक है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कुछ इस केस में है। शाखावर जो हैं वो जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब वो बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर जो ख़ास तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज है इस सारे उस वकूए की, अच्छा उस वकूए की तो नहीं है जहाँ पे ये मर्डर हुआ था, लेकिन उसमें 2 दफ़ा जब ये नूर मुकद्दम वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसको वो खींच रहा है, अंदर खींच के ले जा रहा है, सारा कुछ है। इम्कान है कि ये सज़ा बरकरार रही। बज़ाहिर बहरहाल एक हैरत की बात यह है कि सहाफ़ी प्रोग्राम में हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इतने बड़े मुकदमे की रिपोर्टिंग जो है या ऑब्जर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हमारा क्राइम रिपोर्टर सहाफ़ी मौजूद नहीं होता। बाहर के ममालिक में ऐसे मुकदमों को न सिर्फ ये कि क्लोजली फॉलो किया जाता है बल्कि बराह रास्त भी दिखाया जाता है। इसमें माशरे के लिए, हम सब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।